हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? मैं यही उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप हमारे डीपीपी को कर भी रहे होंगे और लेक्चर को एंजॉय कर भी रहे होंगे, है कि नहीं? तो आज हम लोग लेक्चर नंबर कहाँ पे पहुंच चुके हैं? 5 पे। और चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2। बट हम इसमें करते हैं एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे। आपको इसको देखने से, समझने से, डीपीपी को सवाल करने से मैं ये एश्योर हो जाता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स 80% 90% तक आएंगे और बहुत अच्छा किए तो 95 प्लस हो जाएंगे मार्क्स। और नीट जेई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं ये एश्योर हो जाता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेक्चर्स को देखने के बाद। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीपीपी को करने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना मेन की सक्सेस रोल होता है फिजिक्स ऑब्जेक्ट के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं। तो चलिए हम आपके ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और चलते हैं आज ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर 5 की तरफ। और हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के मेनू में है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा टॉपिक है कि शायद आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। शायद आप इंटरनेट पे सर्च करो तो आपको बहुत ही कम लेक्चर्स, बहुत ही कम टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। जब हम 11 12th में रहते थे तो उस टाइम भी हम ऐसे सर्च करते थे चीजों को खोजने के लिए। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल सी टॉपिक है जो बहुत सारे टीचर लोग इसको स्किप कर देते हैं। आप देखे होंगे अपने कोचिंगों में भी, जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी इस टॉपिक को ज्यादातर स्किप करते हैं। तो हम इस टॉपिक को स्किप नहीं कर रहे हैं और हम आपको इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में है और आपको बहुत बढ़िया एक सवाल भी कराएंगे एनसीईआरटी का। और उसके बाद जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो तो अपने आप में एक महान सा टॉपिक है। अपने आप में उसकी एक दुनिया है। ये एक जगह पे काम नहीं आती है, ऐसी सिमिलर चीजें कई जगहों पे काम आती है। उसका नाम सुनो, उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या नाम है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आज हम दोनों टॉपिक को चर्चा करेंगे। आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। और मेरा नाम है चंदन कुमार, आप लोग को वेलकम कर रहा हूं हमारे आरसीपी चैनल जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। शॉर्ट नाम है आरसीपी। और आप यूट्यूब चैनल पे खोजिए, सर्च कीजिए आरसीपी फिजिक्स, तो आपको ये खूबसूरत सा चैनल आपको सामने ओपन हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और हम इसको हटाते हैं अभी फिलहाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज सिस्टम का क्या हो जाता है? ऐसे 3 चार्ज भी हो सकते हैं, 4 चार्ज भी हो सकते हैं, जितने चाहो उतने चार्ज हो सकते हो। बट इन दिस सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी वी हैव टू स्टडी ओनली 2 चार्ज सिस्टम। अब जैसे अगर 2 चार्ज है बेटे, Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरियां हैं R, तो तुम कितना पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे? तो सर मैं तो लिखूंगा के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ सर बिल्कुल लिखोगे। लेकिन इन रियलिटी दिस इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बट at infinity we assume that potential energy zero। इंफिनिटी पर हम लोगों ने क्या माना है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। दैट्स व्हाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाता है? के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R। हमने ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, लास्ट लेक्चर में।
अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो कृपया जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 या 2 आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आप हमारे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, RCP फिजिक्स के नाम से आपको सर्च में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और उन सिस्टम को सीधे पुट कर देते हैं उस वाले में, और दूरी पर है Q1 और Q2, और दूरी पर है Q1 एंड Q2, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो सबसे सिंपल कि ये वाला तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ये वाला तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बेटे, पक्का बात है कि भैया ये तो रहेगा कि Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R तो रहेगा ही रहेगा, इसका तो कोई हटाने वाला नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही है। प्लस में अब आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि पहले दुनिया में, चलो इसको हटा देता हूं, ऐसे समझिए कि पहले दुनिया में कोई नहीं था और सिर्फ क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमने एक चार्ज को लाया किसी दूसरे प्लैनेट से, बोला कि चलो भैया धरती पे चलो, तो चार्ज को ऐसे पकड़ा और ले लाने लगा। तो जब लाने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चुपचाप बैठेगा नहीं, वो तो कुछ ना कुछ पैदा करेगा एनर्जी, उसको फोर्स लगाएगा, बोला कि मैं तो आने नहीं दूंगा, मैं तो बोला मैं तो लेकर ही आऊंगा यहाँ पर। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको धक्का देगा, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके स्पीड में खींचेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देगा अपनी डायरेक्शन में, बोले कि भैया तुम मत आओ, तो मैं उसको अगेंस्ट में ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा कि नहीं तुमको हम ले जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसको स्पीड में खींचना चाहेगा, तो मैं ऐसे उसको धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाओ। क्या हम यही करने वाले हैं? जी हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम करने वाले, कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपने पहले चार्ज को लाया और आपने रख दिया यहां पर, इसकी पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं तो इसकी पोजीशन वेक्टर R1 मान लेते हैं, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, R1। कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगी ना, कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा, रेफरेंस कुछ ना कुछ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि वहां पर जो पोजीशन वेक्टर था वो कितना था, R1। ठीक है, अब सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है तो अभी क्या लिखोगे, Q1 इंटू में उस जगह पे पोटेंशियल, किस जगह पे, R1 पे पोटेंशियल। क्या समझ में आ गया? Q1 पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू में B, Q इंटू में B, अगर इंफिनिटी पर अगर आपने 0 मान के रखा है पोटेंशियल तो Q इंटू में B, तो हमने यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे B बोल दिया R1 दूरी पर। ठीक है, अब हमने बोला कि एक चार्ज लेकर और आओ, तो हमने बोला भैया चलो एक चार्ज और लाओ, तो भैया से एक चार्ज और ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे, और मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया, मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया, बोला कि बाजी रख दिया। अब सोचो जब Q2 को ला रहे थे तो इसको अपोज करने वाला दो थे, अब अकेले नहीं था, दो था। दो कौन कौन था भैया? एक तो था साला इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हम कुछ लिख देते हैं R2, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या लेते हैं, R2। तो एक तो था वो, तो हो जाएगा क्या, Q2 इंटू में पोटेंशियल, अब वो R2 पोजीशन वेक्टर पे जो भी पोटेंशियल हो वो Q इंटू में VR2, प्लस में एक और एनर्जी है, एक और एनर्जी है, वो एनर्जी क्या इन दोनों के बीच में भी आएगा, क्योंकि जब हम चार्ज को ला रहे थे तो क्या इस Q2 को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा था क्या? क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का दे रहा था क्या? नहीं ना, उसको धक्का देने वाला चार्ज भी था, उसको धक्का देने वाला कौन था, चार्ज भी। तो हम वो भी एनर्जी लिखेंगे के Q1 इंटू में Q2 अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी R2 माइनस R1 कर दो या तो फिर R कर दो। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। अब तुम सोचो कि अगर वो अकेला होता तो क्या होता, अकेला होता तो क्या होता है, एक ही सिर्फ आता QVR1, दो आ गया तो तीन क्वांटिटी आ गए, एक अगर और होता, मान लेते कि Q3 को भी ला रहे हो, चलो एक और ले आओ Q3 को भी, तो Q3 को लाते तो सोचो कि हम लिखते हैं Q3 इंटू में V R3 पोजीशन पे जो भी पोटेंशियल, Q3 इंटू में V R3 पोजीशन पे, प्लस में क्या एक पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में बनती, Q1 और Q3 के बीच में, एक पोटेंशियल एनर्जी Q1 एंड Q2 के बीच में, कुछ इस तरीके से लिखा जाता।
तो अब जितने भी चार्जेस को ला रहे हो वो सारे के सारे चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कुछ इसी फॉर्मेट से लिखा जाता है। क्या आपको बात समझ में आ गया? ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बोथ चार्जेज, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बोथ चार्जेज। अगर आप एक सवाल को करोगे तो ज्यादा और क्लियरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। अगर एक सवाल को करोगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास क्या कॉपी पेन है? नहीं है कि है तो बहुत अच्छा, नहीं है उन लोगों तो महान लोग हैं जिनके पास कॉपी पेन नोट करने के लिए नहीं है। तो महान लोग से क्या कहना, आप तो खुद महान हो। नोट कर लिया? चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर आपके सामने एक एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया सा सवाल करता हूं, तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएंगी इस पे, है कि नहीं। तो सवाल आपके बोर्ड पर आएंगे, आप बोर्ड पर देखिए। सवाल को मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। सवाल बोर्ड पे आ चुके हैं। क्या है लिखा हुआ? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड। लिखा हुआ है कि वो अभी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00। तो बहुत ही आसान सा है सवाल कि यहाँ पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि एक जो है -9, 0,0 पर, एक +9, 0,0 पर एक चार्ज रखा हुआ 7 माइक्रोकूलम, एक पे रखा हुआ कितना -2 माइक्रोकूलम। तो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? कैलकुलेट करो जल्दी से, बताओ कैलकुलेट करो। मैं कैलकुलेट करूं? आप ही कर दो सर। के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R, इन दोनों के बीच की R देखो तो 18 सेंटीमीटर है। रियल देखो, ओरिजिन तो बीच में होगा तो 9 ये तो 18 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा? पॉइंट में 18 मीटर, है कि नहीं? ऐसा यूनिट में 0.18 मीटर हो गया। तो K की वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 जो हो गया 7 इंटू 10⁻⁻6, और इंटू में माइनस में 2 इंटू में 10⁻⁻6, और ये हो गया पॉइंट में 18। बताओ कितना आंसर आ गया? तो आ जाएगा इसको जब सॉल्व करो तो -0.7 जूल, -0.7 जूल। तो ये थी इसके ए पार्ट जो आपको आते हैं पहले से। इसमें मैंने कुछ ज्यादा सिखाया नहीं, झूठ नहीं बोलते, मैंने कुछ ज्यादा सिखाया नहीं। आपको क्या ये तो आते हैं पहले से। अब इसके बी पार्ट आप करके दिखाओ। आप इसके कौन सा पार्ट करके दिखाओ? बी पार्ट, जो बिल्कुल जबरदस्त सा है। तो बी पार्ट जो है आपके सवाल आपके बोर्ड पर आने वाले हैं, तो आप बोर्ड पर नजर टिका कर देखिए, फोकस बना के रखिए। चलिए तो सवाल आ रहे हैं बोर्ड पर, देखिए। लिखा हुआ है सपोज दैट the same system of charges is now placed in an external electric field। ओ भैया, E is equal to A इंटू में 1 अपॉन में R का स्क्वायर, जहां पर A की वैल्यू देख रखा है 9 इंटू 10⁵ कूलम पर मीटर का स्क्वायर। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आप ऐसे सवाल का आंसर देने के लिए खोज रहे थे कि हाँ भैया कुछ होता है? बोलता है कि अगर इस सिस्टम को हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दें, रख दें, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रखा है A अपॉन में R का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। R कौन से डायरेक्शन में है कहा नहीं गया है, इसका मतलब R सारे डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? R सारे डायरेक्शन में, नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी, सब जगह पे होगा। तो हम उसको करना चाहते हैं। तो देखो R के बारे में कुछ बोला नहीं है कि भैया R जो है वो X में है या Y में है, इसका मतलब सब जगह पे है। तो पूरे सिस्टम को किस में इंसर्ट कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दिया है कितना? A अपॉन में R का स्क्वायर, और A की वैल्यू दे दिया है 9 इंटू में 10⁵ कूलम मीटर -2। कुछ इस तरीके से यूनिट देख रखा है, यूनिट देख लेना, आप सही लिखा है। चलो तो ये लिखते हैं। एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है? -9 सेंटीमीटर एक्चुअल में, और एक जो है अगर यहां से देखो तो कितना दूरी हुआ? 0.09, और इसकी क्या दूरी हुआ? 0.09। R जो है वो R एक डिस्टेंस है, क्योंकि देखो
समझ में आ रहा है कि देखो आर तो कोई डायरेक्शन तो बोला नहीं, अगर बोलता है सिर्फ एक्स में, क्या बोलता है सिर्फ एक्स में, तो एक्स में अगर बोलता तो हम एक डायरेक्शन देखते कि हाँ भैया सिर्फ एक्स में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आर है, मैग्नीट्यूड है, ये आर इधर भी हो सकता है, आर इधर भी, आर इधर भी, चारों तरफ हो सकता है आप, ये भी आर है, ये भी आर है। क्या कुछ बोला है सवाल में कि ना भैया आपको एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था, कुछ ऐसा बोला? नहीं बोला, कुछ नहीं बोला ऐसा, क्या ऐसा कुछ नहीं बोला? तो अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो ठीक है, बोलता तब तो भैया पूरा डायरेक्शन देखना पड़ता है कि यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, ये आर दूरी सब सेम है, और ये आर जो है वो कहां से होगा, यहां से, सिंपल सी बात है, लॉजिक सी बात है, आर कहां पे, यहाँ पे। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, कहां पे पोटेंशियल निकालेंगे, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए डीवी इक्वल टू में क्या होता है, डीवी इक्वल टू होता है माइनस में ई इंटू में डी आर, माइनस में ई इंटू में डी आर, होता है कि नहीं होता है। डीवी होता है वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल, इज इक्वल टू में माइनस में ई की वैल्यू ए अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू में डी आर, और कहां से कहां तक लिमिट, पहले ये समझो कहां से कहां तक लिमिट। ऑब्वियस बात है, चार्जेस कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से, कहां से लाए थे, इन्फिनिटी से, और कहां तक ले जाने वाले हैं, कहां तक ले जाने वाले हैं, कहां तक ले जाने वाले हैं, तो हम लोग ले जाने वाले हैं वो 0 पॉइंट में 09 तक, या तो फिर इधर भी या तो फिर इधर भी, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा, यहां भी आएगा सेम, यहां भी आएगा सेम, तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 9 की जगह पर इधर 10 होता, अगर 9 की जगह पर क्या होता, 10 होता, तब तो एक को इंटीग्रेट करते इन्फिनिटी से लेकर 0.09, एक को इंटीग्रेट करते कहां से, इन्फिनिटी से लेकर 0.010 तक, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं कि 0.09 तक आप कर रहे हो या फिर 0.010 तक कर रहे हो, ये बड़ा मैटर वाली बात है, तो आप इसको दिमाग में रखना। तो अगर आपने ऐसा किया तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कहां से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का क्या हम लोग रख देंगे, 0 रख देंगे, तो वी फाइनल इज इक्वल टू में माइनस में ए और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर पे -2 प्लस में 1, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, -2 प्लस में 1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से 0.09 तक। चलो हो गया। अगर आप देखो तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, और -1 कंपनसेट होके प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू में -2 प्लस 1 -1, तो 1 अपॉन में r हो जाएगा। और अगर आप इसमें वैल्यू जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, a अपर लिमिट 1 अपॉन में 0.09 माइनस में लोअर लिमिट जब रखोगे तो 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल, कौन से पॉइंट पर, उस सारे पॉइंट पे 0.09 पे इधर भी, 0.09 पे इधर भी। क्या समझ में आ रहा है? अगर अलग होता तो उसके लिए हम अलग रखते हैं, एक की लिमिट को चेंज करना पड़ता। क्या बात है क्लियर है? लेकिन हमारे सवाल में यहाँ भी 9 पे दिया, इधर भी 9 पे दिया है। तो चलो अब ये हो गया। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, Q 7 माइक्रोकूलम इंटू में पोटेंशियल A अपॉन में 0.09, फिर माइनस में 2 माइक्रोकूलम है तो 2 माइक्रोकूलम इंटू में पोटेंशियल सेम है ना भैया, 0.09, और प्लस में K(Q1) इंटू में Q2 अपॉन में R। तुम बताओ कौन सी बड़ी बात है इसमें? क्या हम A की वैल्यू रख सकते हैं? आता है क्या आपको A की वैल्यू रखने? रख सकते हैं। 9 इंटू 10 पे पावर 5। माइक्रो की वैल्यूज क्या होती है? 10 पे पावर -6। आफ्टर दैट सॉल्व करोगे और करने के बाद डायरेक्ट आंसर आप लिखोगे। मैं सॉल्व करने में वक्त बर्बादी नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग के लिए टास्क दे रहा हूँ, कुछ आप लोग भी कीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कर सकते हो कि आंसर मैच नहीं किया, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। 49 पॉइंट में 3 जूल। तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, आप लोग देख लेना कैसे किया हुआ है कि नहीं। चलिए, तो क्या आपको ये समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा, 100% समझ में। तो ये थे कंप्लीट नॉलेज कि अगर कोई चार्जेज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है, हमने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए हैं। ये आपकी जिम्मेदारियां बनती है कि आप इसको समझें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp/ck@gmail.com पे। हम इसको हटा दे रहे हैं।
तो चलिए अब वो टाइम आ चुका है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इसकी फुल जानकारियां। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़ के मत जाना बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर आप अपने नीट के एग्जाम्स में, या फिर आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से इक्वी पोटेंशियल को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अगर बोर्ड में चले गए छोड़ के तो बोर्ड आपको छोड़ देगा, आप इस बात को माइंड में रखना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम जैसा देख रहे हैं, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस मतलब सरफेस। तो कितना आसान सा है कि मतलब भैया इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस। तो इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम इस पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एक छोटा सा सवाल करा के आपको चीजों को रियलाइज कराने वाले हैं। तो आप सवाल को देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम आपको दो मार्किंग कर देते हैं, एक तो ए कर दिया, एक तो बी कर दिया, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे? किसकी पोटेंशियल ज्यादा है बेटे, बताओ किसकी पोटेंशियल ज्यादा है, ए की या फिर बी की? तो बोलोगे कि सर वो तो ए का ज्यादा है और बी का कम है, ए का ज्यादा है और बी का कम है। तुमसे कोई बोले कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी मैं आर दे दूं, अगर आर दे देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है, कैसे डिफरेंस निकालोगे? तो बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, मैं करूंगा बी ए माइनस में बी बी इज इक्वल टू में ई इंटू में आर इंटू डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर भी इधर की तरफ है, जिधर से जा रहे हैं ए से बी, आर वेक्टर भी उधर से, तो कॉस 0 ई इंटू में आर। तो बी ए माइनस में बी बी इज इक्वल टू में ई इंटू में आर, कॉस 0 1 होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो माइनस लगाया ही नहीं, सर ने तो किया मिस्टेक, सर ने तो माइनस लगाया ही नहीं। तो मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने कोई मिस्टेक भी नहीं किया। आप समझे कि अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, जैसे डीवी लिख रहे हैं चाहे डेल्टा वी लिख रहे हैं, तो डीवी या फिर डेल्टा वी का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा, कम माइनस ज्यादा, क्या नेगेटिव आएगा? तब हम लिखते हैं ई इंटू में डी आर, तब हम लोग लिखते हैं क्या? ई इंटू में डी आर। लेकिन आपने पहले डिसाइड कर लिया कि ए ज्यादा पोटेंशियल है, बी कम पोटेंशियल है, तो लिखा जाएगा बी ए माइनस में बी बी इज इक्वल टू में ई डॉट आर इंटू में कॉस 0 डिग्री। चाहे जो भी एंगल बने, कॉस 0 डिग्री बने, कॉस 30 डिग्री बने, कुछ भी बन सकता है कि नहीं? तो क्या ये बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऊपर तक बना देता हूं और मुझे मान लेते कि ये सी पॉइंट यहां रहता और मुझे निकालना होता बी ए माइनस में बी सी। अब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री कुछ इस तरीके से मैं दे देता, 30 डिग्री में क्या दे देता? इस तरीके से दे देता। तो कैसे लिखता? बी ए माइनस बी सी, ए ज्यादा पोटेंशियल पे है और उसके तरफ में जाने वाला सी कम पोटेंशियल पे है, तो हम लिखते हैं बी ए माइनस में बी सी इज इक्वल टू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है उन दोनों के बीच की दूरी का वेक्टर आर है, ई इंटू में आर इंटू में कॉस 30 डिग्री। एंगल कितना बेटे? 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री लिखते हैं। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आता हूँ, कुछ पॉइंट और सेलेक्ट करते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि हमने सेलेक्ट कर लिया एक पॉइंट कि सी पॉइंट है, सी तो कर लिया, डी पॉइंट। अब मैं बोलूं कि बी ए माइनस में बी डी बताओ, बी ए माइनस में बी डी बताओ। तुम बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और आप आर जो है आप नीचे जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, आर जो है नीचे जा रहे हो। उन दोनों के बीच का एंगल कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड और उस आर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, और आर किधर है? नीचे।
तो सर ये तो cos 90 हो गया, क्या हो गया cos 90। तो BA माइनस में BD क्या हो गया, ये हो गया 0। तो BA इक्वल टू में क्या हो गया, BD हो गया। क्या समझ में आया, क्या समझ में आ गया आपको कि समझ समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वो लाइन जो आर वेक्टर है, आर जो लाइन है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बना cos 90। और cos 90 बनने के वजह से, cos 90 बनने के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या इन दोनों के बीच में आ गया 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो 0 है तो 0 है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो 0। इसका मतलब कि अगर ऊपर में पॉइंट लेते हैं कि ई पॉइंट लेता तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता तीनों के बीच में। मतलब सब सेम पोटेंशियल है। ये सब पोटेंशियल कैसे है, सेम पोटेंशियल। अगर उसी तरीके से मैं बी लेता और वहां पे ई ले लिया, मैं यहाँ पर एफ ले लेता, मैं यहाँ पर जी ले लेता, तो ये सारे के सारे पोटेंशियल कैसे आते हैं, सेम आते हैं। सारे के सारे पोटेंशियल कैसे आते हैं, सेम आते हैं। इसका मतलब बीजी इज इक्वल टू में बीबी और बीबी इज इक्वल टू में बीएफ, कुछ इस तरीके से होता। और यहाँ पर क्या होता, बीए इज इक्वल टू में बीई, बीए इज इक्वल टू में बीई इज इक्वल टू में बीडी, यहाँ पर ये आता। मतलब अगर मैं एक प्लेन फॉर्मेट करूं, अगर मैं एक प्लेन बनाऊं कुछ इस तरीके से, एक प्लेन बना दूं इस तरीके से, आपको समझ में आ रहा है, कुछ प्लेन कुछ इस तरीके से प्लेन बना दूं, तो उस प्लेन पर जितने भी पॉइंट आते हैं वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल आते हैं। उस पॉइंट पर जितने भी पोटेंशियल आते हैं वो सारे के सारे कैसे आते हैं, सबके सब आते हैं सेम पोटेंशियल आते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तब तो पोटेंशियल कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ेगी। जैसे आप उल्टा जा रहे हो तो कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल में जा रहे हो। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में आपने गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे गए, परपेंडिकुलर में, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 मिलेगा या फिर सेम पोटेंशियल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, सेम पोटेंशियल, जैसा कि हमने ये प्रूफ करके दिखा भी दिया। और हम ऐसे भी पता चला कि हाँ भैया ये तो सब सेम ही लाइन पर है, तो सेम लाइन पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बढ़ा नहीं कम हुआ, सेम लाइन पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ा नहीं कम हुआ, तो ना बढ़ा ना कम हुआ। तो भैया जब बढ़ा कम नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। डेट्स वाई इसको बोला गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोला गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस, वो सरफेस होता है जिस पे पोटेंशियल सेम पाया जाता है, सेम होता है। वो ऐसे ऑल द लोकस ऑफ द प्लेन वेयर पोटेंशियल इज सेम एट दैट प्लेन, वो सारे के लोकस, वो सारे लोकस बन गया फोकस, वो सारे लोकस जहां पे, वो सारे लोकस का वो सारा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब ये मत लॉजिक लगा देना कि यहां पर पोटेंशियल सेम है यहां पे पोटेंशियल सेम है, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल सरफेसेज हैं, ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल सरफेस हैं। क्या बातें समझ में आ गई, तो ठीक है। अच्छा और क्या खासियत है, जो देखो मैं चर्चा कर दे रहा हूं ऐसी जनरल बातें। अगर सोचो कि तुम ए से डी तक जाओ, ए से डी तक जाओ, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर, अभी तो आपने बताया। ए से ई तक जाओ, क्या मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सर, अभी तो आप यही चर्चा कर रहे थे। अगर मैं एक चार्ज को लेकर जाऊं तो सोचो, अगर मैं एक चार्ज पकड़ लूं और मैं ए से डी तक जा रहा हूं, चार्ज को लेकर ए से कहां तक जा रहा हूं, डी तक जा रहा हूं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। अरे भैया चार्ज को लेकर जाओ या फिर किसी को भी लेकर जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिल जाएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी और सोर्सेस से आई है, जब तक ये अपना डायरेक्शन वायरेक्शन चेंज ना करे, जब तक कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिले। तो होगा क्या कि अगर आप एक चार्ज को लेकर जाओगे ना ए से डी में,
तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अगर आप किसी चार्ज को ए से डी तक में जा रहे हो तो वर्क डन क्या होगा बेटे? 0 होगा। वर्क क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि ए से डी तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। यानी कि ए से डी तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो हम एक चार्ज को अगर हम उस सरफेस पे या फिर उस लाइन पे ऊपर नीचे करेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमने ये शॉर्ट समरी आपको बताया, तो आप इस शॉर्ट समरी को नोट कर लीजिए। इस शॉर्ट समरी को क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए और कुछ 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख भी लीजिएगा। 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख भी लीजिएगा। ओके, नोट कर लीजिए। चलो हटा देता हूं, इसको हटा दूं। चलिए, तो कुछ पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। जो हम लोग अभी सीखा ना उसको लिख लेते हैं, तो आप भूल जाओगे, है ना? तो क्या फायदा हुआ पढ़ाने की, इतना मेहनत करने का। तो वो पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इफ यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, ये तो पहले से लिखवाया हुआ था, फिर भी लिख लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then potential decreases, समझ में आ गया? एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब समझ में आया क्या बोला मैंने? मतलब उल्टा। अगर आप उल्टा जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ यू मूव perpendicular to the electric field, then potential difference if you move perpendicular to the electric field, then you will get same potential और इक्वल पोटेंशियल। ये बात को आप याद रखना कि अगर आप परपेंडिकुलर में मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें कौन सा पोटेंशियल मिलेगा? इक्वल पोटेंशियल मिलने वाला है। तो हमको इक्वल पोटेंशियल मिलेगा अगर हम उसके 90 डिग्री पे मूव करेंगे तो। नोट कर लीजिए। हटा देता हूं कि बहुत अच्छी थ्योरी है, छोटा सा थ्योरी मैंने आपको बताया। चलिए, तो अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन। तो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डेफिनेशन क्या पाने वाले? सरफेस which have same potential throughout the surface, पूरे सरफेस पे, throughout the surface, a surface which have same potential throughout the surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोला गया कि क्या बोला गया? कि दुनिया का ऐसा सरफेस जिसपे सेम पोटेंशियल पाया जाता है थ्रू आउट द सरफेस, पूरे सरफेस पे, तो वो कैसा कहला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। क्या सिंपल है। हम एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल is locus of point where potential is same, मतलब वो सारे पॉइंट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज सेम, that locus of point is known as equipotensial surface। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है
दोनों में से किसी को भी रट सकते हो, आप एग्जाम में दे सकते हो, बोर्ड में आते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हटा देता हूं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इमेजिनरी सरफेसेज है। आप ऐसा नहीं कि आप इसको देख सकते हो, माइक्रोस्कोप लगा लिया देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है कुछ इस तरीके से, तो आपको थोड़ा फील करवा देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ कैसा दिखेगा। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो अगर मैं इसको मिलाकर एक सरफेस बना दूं तो ये एक बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कुछ दूरी पर आगे बढ़े तो एक और बन जाएगा, तो बताओ और कुछ दूरी पर बढ़े तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकते हैं पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसा बन सकता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन देखो, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो अलग अलग, टू डिफरेंट या फिर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ऐसे को हम लोग बोलते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? प्लेनर, 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 प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो प्लेनर क्यों है, तुम देख रहे प्लेनर क्यों है, दिखाई दे रहा है ना प्लेनर है कि एक ही प्लेन है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पूरे बॉडी से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, हाथ से ऐसे, तो इस हाथ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हाथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर इस वाले एक मार्कर में रख दूं तो सोचो कि अगर मैं नजदीक ऐसे करूं तो ये मार्कर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारी तरफ जा रही है अभी, तो फिलहाल मार्कर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे तो पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है कि नहीं है ना, पक्का। और अगर तुम एक प्लेन ऐसे बना दोगे इस तरीके से तो प्लेन पर क्या होगा? सेम ही पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरे तरफ जा रही है। अब 90 डिग्री में नीचे मूव करोगे कि सेम ही पोटेंशियल मिलेगा ना जी, इस सेम ही सरफेस मिलेगा, तो इस सेम इक्विपोटेंशियल हो गया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा हो गया, प्लेनर हो गया। अब तुम्हारे मन में ऐसा सवाल हो गया कि आ गया होगा कि क्या और भी टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं? क्या और भी टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं? तो आंसर है यस, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, इसको पहले हटा देता हूं। तो सरफेस का क्या है? जहां पे सारे के जहां पे ऐसे सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम पाया जाता है वैसे सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेंगे, इतना तो हम लोग ने बेसिक बातें देख लिया। अब पढ़ लेते कितने टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो देखो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो लिखेंगे देयर आर सॉरी, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस का स्पेलिंग SURFACE, सरफेस। पहला है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप के होते हैं हम वो जानने वाले हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है। कैसे? जो देखो, पहला स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्फेरिकल कैसे बनता है वो देख लेते हैं, किसके लिए बनता है वो भी देख लेते हैं। तो स्फेरिकल बनता है कब? कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, कौन सा चार्जेज हो? पॉइंट चार्ज हो, तो उससे बनने वाले पोटेंशियल सरफेसेज कहलाती है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कि अगर एक चार्ज है Q और आपने R दूरी पर
यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई में आर। यहाँ से आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई में आर। इस बोर्ड के पीछे आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई में आर। इस बोर्ड के आगे आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई में आर। इस बोर्ड के 30 डिग्री के एंगल पर कितना आर दूरी पर कितना होगा, के क्यू बाई में आर। क्या के क्यू बाई में आर, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आर दूरी पर अगर मैं इस मार्कर के कैप को अगर मैं एक पॉइंट चार्ज मानता हूं और इससे अगर आर दूरी पर पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू बाई में आर। इधर से आर दूरी पर के क्यू बाई में आर, इधर से आर दूरी पर के क्यू बाई में आर, इधर से आर दूरी पर के क्यू बाई में आर, इधर से आर दूरी पर के क्यू बाई में आर। और अगर सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल बन जाएगा। अगर सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा। तो अगर मैं 2D स्फेरिकल बनाने की कोशिश करता हूं, ये भी के क्यू बाई में आर, ये भी के क्यू बाई में आर, सब के क्यू बाई में आर होगा और सबको ऐसे मिला दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा स्फेरिकल। दिखने में लग रहा है सर्कल लेकिन है ये स्फेरिकल, क्योंकि आर दूरी अंदर भी है, आर दूरी बाहर भी है, आर दूरी 30 डिग्री के एंगल पर भी है, आर दूरी 60 डिग्री के एंगल पर भी है। तो सारे आर दूरी को मिलाकर जो सरफेसेस फॉर्म होती है, लोकस जो बनती है, वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जनरेट होती है। तो हम लोग बोलेंगे कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस अराइज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो स्फेरिकल सरफेसेस जो होते हैं किसके कारण अराइजेज होते हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण होते हैं। क्या नोट कर लोगे, नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया, कॉपी पेन है आपके पास, कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप से पहले इसको एक स्टैंडर्ड सा बना लेते हैं फोटो। ये जो क्यू है, स्फेरिकल सरफेसेस कुछ इस तरीके से होती है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकलती है इस तरीके से। याद रहे कि ये जो सरफेसेज है वो 90 डिग्री के एंगल पे ही बनती है। ये सरफेसेज है कितने डिग्री के एंगल पे बनती है, 90 डिग्री के। जैसे आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर जब जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगी, है कि नहीं। जो एग्जांपल दिखाया था सीधी लाइन एक बनाकर, तो अगर उससे 90 डिग्री के एंगल पर जब जाएंगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। वो सेम पोटेंशियल मिलेगी, और वही एक सरफेस अगर फॉर्म कर दो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाती है। तो इस तरीके की स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल हो गया, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल हुआ। देखो ये साउंड सोर्सेज में भी होती है। साउंड सोर्स अगर मैं एक स्पीकर रख दूं तो सेम इंटेंसिटी की एक लाइन बनती है ना, ये इक्वल इंटेंसिटी कुछ बनता है इस तरीके से। तो अगर एक मैं स्पीकर रख दूं तो यहाँ से आर दूरी पर वही आवाज, मतलब स्पीकर बज रहा है, चल छम्मा छम्मा छम्मा, तो छम्मा छम्मा आर दूरी पर भी होगा तो चल छम्मा छम्मा बजेगा। फिर यहाँ पे आर दूरी पर भी रहेगा तो चल चुम्मा चुम्मा नहीं, छम्मा छम्मा बजेगा, है कि नहीं। फिर यहाँ से आर दूरी पर भी चल छम्मा छम्मा, यहाँ से भी आर दूरी पे छम्मा छम्मा, यहाँ से भी आर दूरी छम्मा छम्मा, सब जगह छम्मा छम्मा, तो छम्मा छम्मा मिलाकर क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल बन जाएगा। तो उसमें इक्विपोटेंशियल ना बोल के इंटेंसिटी सेम रहती है। जैसे इंटेंसिटी निकाला भी जाता है, आपका कितना पावर का वाट का वो स्पीकर है, 16 वाट, 30 वाट, 60 वाट का स्पीकर, और कितना आर दूरी पर अगर आप जा रहे हैं तो 4 पाई आर का स्क्वायर एक सरफेस एरिया बनता है। तो वाट अपॉन में एरिया, जिस पॉइंट पे आप निकालने जा रहे हैं उसका स्फेरिकल एरिया ले लीजिए, तो वो वहां पर एक इक्वल इंटेंसिटी वाली लाइन बन जाती है कि उसका कोई स्टैंडर्ड लाइन नाम नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके से ऐसे बनती है। ठीक है, इंटेंसिटी जो होती है वो उसी तरीके से बनती है। उसमें साउंड में आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा, तो 11th में कुछ इस तरीके से बनती है कि नहीं। स्पीकर के लिए, लाइन सोर्सेज के लिए, बहुत दूर से अगर सोर्सेज बहुत दूर है तो बन जाती है। तो कई तरीके के ऐसे फॉर्मेशन होती है। मैं आपको इससे बातें में उलझा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हम अगले की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। सेकंड जो है वो है
सेकंड सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, जो देखो सिलेंड्रिकल में जैसे कि अब एक लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्जेज कुछ इस तरीके से होता है, लाइन चार्जेज कुछ इस तरीके से ऐसे होता है, और यहाँ से r दूरी पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा, इधर से r दूरी पर जो पोटेंशियल आएगा, ये r दूरी सब r दूरी पर, इधर से भी r दूरी ले लो, इधर से भी r दूरी ले लो, इधर से भी, सबके सब r दूरी पर सेम ही पोटेंशियल आएगी। बोर्ड के अंदर r दूरी पर वही पोटेंशियल आएगी, बोर्ड के बाहर r दूरी पर वही पोटेंशियल आएगी। तो सब अगर सरफेसेस, सारे सरफेसेस को अगर मिला दो, फिर मिलाने का काम किया तुम लोगों ने? नहीं, जिंदगी में कभी किया ही नहीं किसी को मिलाने का काम। मिलाओ यार किसी को यार, दोस्ती बढ़ाओ यार, समझ रहा है ना। तो r दूरी पर क्या करो, r दूरी पर अगर सबको मिला दोगे सरफेसेस को, तो एक बहुत बढ़िया सा सिलेंड्रिकल बनेगा। देखो कैसे, देखो ये देखो मिल गया ना, देखो ये देखो मिल गया। तो ये वो सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, कौन सा? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल बन जाएगा। समझ में आ गया सिलेंड्रिकल क्यों बन गया? और ये ओनली ड्यू टू किसके लिए बनता है? ओनली ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज के कारण जो सरफेसेस बनते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कई तरह के बन सकते हैं। जो स्टैंडर्ड जो है 3, वो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड जो है वो 3 अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत तरह के बन सकते हैं। जैसे कि एक डायपोल जो होती है, डायपोल कौन सा फॉर्मेट का आएगा? वो पॉइंट चार्ज का हमने बना दिया स्फेरिकल, लाइन चार्ज का कारण हमने बना दिया ऐसा। और मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं पॉइंट चार्ज रख दूं और जैसे डायपोल रख दूं, तो डायपोल जब बोलूंगा कि रखने के लिए, तो वो कैसा बनेगा? डायपोल मैं बोलूंगा तो किसी के फॉर्मेट स्टैंडर्ड में आएगा ही नहीं, है कि नहीं? तो सबकी अलग अलग होती है। लोकस है ना, तो लोकस तो अनगिनत टाइप के लोकस हो सकते हैं ना यार। एक ही पॉइंट पे अलग अलग फॉर्मेटिंग का लोकस बन सकता है, अलग अलग डिस्टेंसेस पे अलग अलग जनरेशन होगी, अलग अलग सरफेसेस तैयार हो गए, है कि नहीं? तो हम लोग जो स्टैंडर्ड जो पढ़ रहे हैं वो कितने पढ़ रहे हैं? 3 टाइप के पढ़ रहे हैं। बोर्ड में ऐसे मार्क्स पाने के वैसे फोटो बना दो, बहुत मजा आता है। बोर्ड वाले जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको मस्त जानकारी है उसको, बच्चे को, है कि नहीं? प्यारे बच्चों को मस्त जानकारी है। क्यों? इसको हटा दो। अब एक स्टैंडर्ड सा फोटो बना लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हुआ कि रफली मैंने समझा दिया आपको, एक स्टैंडर्ड सा बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं उसको, है कि नहीं? तो देखो जैसे कि लाइन चार्जेज है, तो लाइन चार्जेज है तो कुछ इस तरीके से ऐसे, कुछ इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से ऐसे बन गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ही इस तरीके से, है कि नहीं? अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर जाएगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से बाहर जाएगी, ऐसे ऐसे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेज के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल कितना बनने वाला बेटा? 90 डिग्री बना दिया। और ये ओनली ड्यू टू लाइन चार्जेस के कारण ही ऐसा होता है। किसके कारण? लाइन चार्जेस के कारण। फोटो बना लीजिए, कॉपी पेन आपके पास होगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसको हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, नोट करने में देरी नहीं करते हो, यूं देखा यूं नोट हो जाता है कि नहीं? चलिए हटा देता हूँ। तीसरा जो सबसे अहम भूमिका निभाती है, तीसरा जो थर्ड है वो अहम भूमिका निभाती है, उसका नाम है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर में क्या होता है कि जैसे देखो कि
समझे पहले प्लेनर क्यों बनता है, प्लेनर क्यों बनता है। रियल में प्लेनर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। जैसे कि ऐसे कहा जाता है कि ये जो होता है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल आपको नजर हो जाए इस तरीके से, आप जहाँ पे बैठे हो वो कहीं रूम में बैठे हो, है कि नहीं, कोई छत पे बैठा होगा, कोई रूम में बैठा हो, तो ऐसा इमेजिन करो कि एक रूम में तुम बैठे हुए और रूम के पीछे वाले दीवार से इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है आगे वाले दीवार, आपका जो फेस है उधर की तरफ पीछे से इलेक्ट्रिक लाइन सारी आगे की तरफ जा रही है और पूरा रूम में इलेक्ट्रिक लाइन्स भरा हुआ है, पूरा रूम में इलेक्ट्रिक लाइन्स भरा हुआ है। तो बीच में अगर ऐसे कट लगाओगे, बीच में अगर कट लगाओगे तो एक प्लेन ही तो नजर आएगा ना, एक प्लेन ही तो नजर आएगा ना। तो वही प्लेन जो है वो रियल में एक सरफेस है, वो तो और मस्त, ये तो सबसे इजी वाला है, ये मस्त एक प्लेनर सरफेसेज बनती है। कौन सी सरफेसेज बनती है, प्लेनर सरफेसेज बनती है इस तरीके से, और ये 90 डिग्री का एंगल पे बनती है ऐसे। अब क्यों प्लेनर का क्यों कहानी आता है, जो देख लो, जैसे देखो लाइन चार्जेस के कारण प्लेनर नहीं बनेगी। लाइन चार्जेस को देख लो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे निकल रही है, तो सिर्फ ऐसे नहीं निकल रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं है इलेक्ट्रिक लाइन, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो वो बिल्कुल चारों तरफ से है। आप ऐसा मत समझना कि अभी बोर्ड पर जो हमने बनाया वो सर उसमें भी आपको ऐसे बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, एक ही डायरेक्शन में। नोट कर लिया आपने, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है, ये अलग पोटेंशियल पे है और ये अलग पोटेंशियल पे है, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे दो अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हमको मिले हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। और जो है पहले समझो कि जैसे कि मान लीजिए कि एक चार्ज क्यू है और मान लेते हैं कि ये यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे, इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऐसे जाएगी, लेकिन क्या स्फेरिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज है कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। जैसे जैसे दूर चले जाए, मान लेते हैं कि आप पटना में बैठे हुए हो, नहीं आप दिल्ली में बैठे हुए हो, आपका घर पटना है, बिहार, तो बिहार में एक चार्ज रखा और दिल्ली में आप देख रहे हो, तो आपके सामने जो इक्विपोटेंशियल जो बनेंगे वो कुछ इस तरीके से ऐसे तैयार हो जाएंगे, बहुत दूर कर्वेचर का बन जाएंगे। तो जहां पे आप दिल्ली हो, यहाँ पे तो पटना में तो आपको बिल्कुल ये है पटना, ये है खूबसूरत सा पटना, और ये है थोड़ी सी खूबसूरत और अच्छी सी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली होती है, पता है आपको, आप लोग दिल वाले हो तो दिल्ली में हो। तो जो पटना से जब दिल्ली जब जाएंगे तो अगर जैसे जैसे पास देखो पटना के पास में हो तो क्या होगा, देखो इस स्फेरिकल मस्त नजर आ रही है, मस्त सा स्फेरिकल, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो देखो बहुत प्लेनर है, बहुत प्लेन सा नजर आ रहा है, देखो नजर आ रहा है ना प्लेन सा, पास में अगर देखो तो प्लेन सा नजर आ रहा है। तो ये अगर मैं इसको ऊपर से चीजों को हटा दूं और यहाँ से भी चीजों को जब हटा दूं तो हटाने के बाद आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या नजर आएगा, एक प्लेन नजर आएगी ना, एक प्लेन नजर आएगी। और इस प्लेन में इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आप सिर्फ इतना का ही देखा तो आपको ये चीजें नजर आ रही होगी उस पॉइंट पर। तो इस तरीके से प्लेनर एग्जैक्ट ऐसा होता है या नहीं होता आई डोंट नो, बट आपको मैंने ऐसी चीजें दिखाई किस तरह की चीजें फॉर्मेट बन सकती है, ऐसे फॉर्मेटिंग ऐसे बन सकती है। इसी तरीके से लाइट में भी यही होता है, लाइट में जब हम लाइट को चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम बताएंगे, ऐसे कुछ कुछ चीजें आएगी आपको, वेव फ्रंट के नाम से चीजें आती है। तो वेव फ्रंट भी उसी टाइप से होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा ही होता है, उसमें 3 टाइप के होते हैं वेव फ्रंट। तो उससे सब तमाम चीजें हम उस चैप्टर में जानेंगे, अभी आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये तो समझ में आ नहीं रहा है, फिर वेव फ्रंट का कहाँ समझ में आएगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ऐसा। इसको हटा देता हूं तो आपको समझ में आ गया कि प्लेनर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये थे 3 टाइप के। अच्छा प्लेनर जो होते हैं वो प्लेनर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, इक्विपोटेंशियल प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ओनली ड्यू टू surface is only due to uniform
यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक। ओके, चलिए, तो अब मैं इसको हटाता हूं और आप लोगों ने नोट कर लिया। हम इसको हटा के एक बहुत खूबसूरत सा इसके कुछ कुछ खास बात, जहां से न्यूमेरिकल आपको तैयार करा सकते हैं, जहां से आपको जेईई नीट में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो टॉपिक को हम जानने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी है? इसको मैं हटा दूं तो वो सब छोटे छोटे प्रॉपर्टी जिसको आपको थ्योरी में लिखने के लिए हम आपको देंगे, आपको बोर्ड में आपको काफी हेल्प होने वाली है, आपको नीट एग्जाम्स में काफी हेल्प होने वाली है। वो थ्योरी हम अभी और जानेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या हम लोग जानने वाले हैं बेटे? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तभी आप इसको हटा के लिखेंगे प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज, सॉरी पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला प्रॉपर्टीज में जो आपने देखा, पहला प्रॉपर्टीज में जो आपने देखा वो क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स always makes an angle of 90 degree with सरफेस। सरफेस का मतलब कौन सा सरफेस? धरती वाला सरफेस। सरफेस का मतलब कौन सा सरफेस? धरती वाला सरफेस या फिर इक्विपोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऑलवेज कितना एंगल का बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। दूसरी बात और खासियत बात कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect to each other। मतलब कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब देखो कई सारे रीजन है भैया। देख, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अब यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बात तो मानता है, मतलब कि ये 20 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट होगा। अब अगर तुम सोचो कि इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट करा दोगे जबरदस्ती, तुम मान लो करा दो भैया, मैं नहीं मान रहा, मैं कराऊंगा, मैं जबरदस्ती। जब तुम इसको जब करा दोगे इंटरसेक्ट, तुम बताओ कितना अन्याय करोगे भैया? कितना अन्याय करोगे? अत्याचार होगा भाई साहब। अत्याचार होगा कैसे? जो देखो कि भैया ये 20 वोल्ट है और ये कितना है? 10 वोल्ट। क्या 20 वोल्ट 10 वोल्ट इंटरसेक्ट कर सकते हैं? क्या एक ही पॉइंट पर, एक ही सरफेस पे क्या दो वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है? क्या? तुम्हारा आंसर होगा कि नहीं सर, एक ही सरफेस पे दो वोल्ट कैसे? ये सरफेस पे यहाँ पर 20 वोल्ट भी और यहाँ पर 10 वोल्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट आपस में नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से एक बात और आपने जाना होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी लाइन से बनी है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे एक इंटरसेक्ट कर सकती है? सोचो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी जब भी बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनती है। तो जब भाई माता पिता ही इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो बेटा कैसे इंटरसेक्ट करेगा? अब तेरे मन में आएगा बात, यही वाला बात कि सर ऐसा कैसे? मेरे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तो खराब इंसान बनने वाला हूँ, है कि नहीं? अब होते हैं ना आसपास में खराब इंसान है, मैं मानता हूँ तुम अच्छा बनेगा, लेकिन आसपास में तुम्हारे दोस्त होंगे ना जो पापा उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन बेटा साला लापरवाह बन गया है कि नहीं? तो वो बात हो जाती है। तो लेकिन ये लॉजिकल वाले मैं बातें दे रहा हूँ कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कैसे करेंगे, है कि नहीं। चलो वो छोड़ो, एक जो वो आलते फालते थ्योरी, सबसे अच्छा थ्योरी का क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि एक ही सरफेसेस पे दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो लिख दो साइड में ब्रैकेट में थोड़ी छोटी सी लाइन में, बोलो लिख दो। हाँ तुम लोग तो बोलोगे, हम ना थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ भैया लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि देखो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू टू पोटेंशियल, ऐसे शॉर्ट में, टू पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट ए सिंगल सरफेस, सिंपल सिंगल सरफेस, सिंगल सरफेस पे दो पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से इसको हटा देता हूं, हटा दे। चलो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट कि इफ यू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इफ यू मूव ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन व्हाट विल बी वर्क डन। थिंक प्लीज गिव आंसर, आंसर दीजिए। अगर हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर हम एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे घुमाते हैं या फिर लेकर जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बताइए नेट वर्क डन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बोलो बोलो, जीरो होगा। कैसे, जो देखो अगर मान लेते हैं कि एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से, तुम जानते हो कि सब जगह पे पोटेंशियल सेम है। अगर आप ए बोलो, ये बी बोलो, ये सी बोलो, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल यहाँ B1 है तो यहाँ कितना होगा, B2 होगा। और B1 माइनस B2 कितना है, वो है जीरो। क्यों, क्योंकि B1 इजिकल टू में क्या है भाई, B2। क्यों B1 इजिकल टू B2, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो Q इंटू में डेल्टा बी जब करने जाओगे तो Q डेल्टा बी चेंज इन पोटेंशियल, तो भैया चेंज इन पोटेंशियल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल तो जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो अगर आप एक चार्ज को मूव करते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो नेट वर्क डन क्या आता है, नेट वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। तो हम वही लिख लेंगे कि, लिखते हैं कि if a charge moves on equipotential surface, equipotential surface, if a charge move on equipotential surface from one point to another point, then work done will be जीरो। देन ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि Q इंटू में डेल्टा बी होता है और डेल्टा बी जो होता है वो कुछ चेंज होता ही नहीं है, डेल्टा बी जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जा रहे हैं तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको मैं हटा दूं। चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत ही प्यारा है, फोर्थ पॉइंट बहुत ही प्यारा है। फोर्थ पॉइंट बोला गया कि इफ ए चार्ज मूव from one equipotential surface to another equipotential surface, potential surface, if a charge क्या लिख दिया, move from one equipotential surface to another equipotential surface, then net work done बताओ। अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता नहीं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जाता है तो क्या नेट वर्क डन जीरो होगा,
या फिर नहीं होगा, या फिर कुछ कह नहीं सकते हैं, या फिर हमारे खुदा जाने, बताओ कौन सा नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो देखो अगर ये पोटेंशियल सरफेस है, ये कौन सा है, पोटेंशियल सरफेस। अब इस पे मान ले कि पूरे पॉइंट पर तो सेम पोटेंशियल है, पूरे पॉइंट पर क्या है, सेम पोटेंशियल। अभी तो हमने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी को बोलते हैं। तो दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, कौन सा, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिया, तो भैया इस पे पोटेंशियल अलग है और इस पे पोटेंशियल अलग है, इन दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर मैं इस पे पोटेंशियल V1 मानूं तो इस सारे पॉइंट पर क्या होगा, V1 ही होगा, इसमें कोई शक, इसमें कोई नो शक, इसमें कोई नो शक। अगर मैं इसको V2 बोल दूं तो इस सारे पॉइंट पर V2 ही हो गए, क्या इसमें कोई शक, तो इसमें कोई नो शक, इसमें कोई नो शक। अगर तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हो तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर इस पॉइंट से इस सरफेस से इस सरफेस पे जाओगे। मैं मानता हूं कि इस सरफेस पे पूरे पे पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस पे पूरे पे पोटेंशियल सेम है, बट इन दोनों में तो सेम नहीं है भैया, इसका अलग है और इसका अलग है। तो अगर आप जाओगे इस पॉइंट से इस सरफेस पर तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो V2 माइनस में V1 आएगा। अगर आप इधर सीधा लेके जा रहे हो या फिर इधर सीधा लेके जा रहे हो, इनिशियल कौन है फाइनल कौन है, वो तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा। तो अगर वर्क डन निकालने जाओगे तो Q इंटू में डेल्टा V लिखोगे तो क्या ये जीरो के बराबर आएगा, वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो ये हो गया। तो नेट वर्क डन जीरो कब होता है, जब सेम ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव करते हो। नेट वर्क डन जीरो कब नहीं होता है, जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाते हैं तो नेट वर्क डन जीरो नहीं होता है। और वो आसानी से निकाला भी जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है, Q इंटू में डेल्टा बी अगर V फाइनल माइनस V इनिशियल करेंगे तो नेट वर्क डन बाई एक्सटर्नल आ जाएगा। अगर V इनिशियल माइनस V फाइनल करेंगे तो नेट वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो भैया आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हटा देता हूं। तो ये आपको 4-5 पॉइंट है, छोटे छोटे है। हम लोग जानने जा रहे हैं कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आप जब ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के आप सवाल करोगे। तो एक ही फॉर्मूला है। पहले तो डेल्टा बी इज इक्वल टू में आपको माइनस में ई इंटू में डी आर, तो आपको यूज करना ही करना है, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला आप दिमाग में ये रखना, दूसरा पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कौन सा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बस अगर ये दो लाइन अगर आपको दिमाग में रह गई तो आपसे सवाल इक्विपोटेंशियल के हो जाएंगे। और आपको मैंने 3-4 जो पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट भी अगर माइंड में रह जाए तो क्या बात है। अगर वो 4 पॉइंट भी आपको जो मैंने लिखवाए उसमें से एक पॉइंट तो यही है, 2 पॉइंट तो यहाँ पर है। तो अगर वो 2-3 पॉइंट और जो बच गए हैं अगर वो भी याद हो जाए तो सोना पे सुहागा होगा। किस पे सुहागा होगा, सोना पे सुहागा। तो सोने पे सुहागा को और भी इंजॉय करते हैं कुछ सवाल को लेकर। चलिए एक गधे वाला सवाल करते हैं। गधे वाला सवाल का मतलब बहुत आसान सा, गधे वाला सवाल कर लेते हैं। गधे वाला सवाल ये है कि भैया यहाँ पर कुछ 2-3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन दे दिया। यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है। और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो बड़ा जबरदस्त दे दिया, 2 मीटर। और ये भी यहाँ पर दे दिया कितना मीटर, 2 मीटर। इस तरीके से दे दिया। अब पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है कि तुमको बताना है कि चलो मैं लिख देता हूँ सवाल। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बताओ, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्या आप करोगे? समझदार बच्चे हो आप, तो आप करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकलेगी बताओ, निकालोगे? मैं निकालूं? सर आप तो कर दो, मैं तो नहीं करूंगा। तो देखो, क्या ये इनिशियल है और ये फाइनल है, या फिर फाइनल है या फिर इनिशियल, इनिशियल या फाइनल, जैसे आपको सोचना वैसे सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालना तो काफी आसान है। कैसे? कैसे? अभी पॉइंट लिखवाया था, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब भी होगा तो वो इन सबके परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसे। अब बात आती है कि वो किधर से किधर जा रहा होगा, राइट से लेफ्ट कि लेफ्ट से राइट। तो किधर से जा रहा होगा बच्चे बताओ, आपको तो आते होंगे। किधर से? इधर से, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गया? बहुत है ना आसान, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर से करते हैं इनिशियल और फाइनल, है ना। तो 20 वोल्ट माइनस में 10 वोल्ट, 20 वोल्ट माइनस में 10 वोल्ट इज इक्वल टू में ई इंटू में डी आर। तो डी आर कौन सा लेंगे? इन दोनों के बीच वाला। तो 20 वोल्ट और 10 वोल्ट के बीच में कितना है? तो 2 मीटर है, तो 2 मीटर ले लेंगे। तो ई इज इक्वल टू में क्या होगा, 20 में से 10 गया तो कितना हो गया, 10, 10 अपॉन में 2, 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, है ना आंसर। तुम बोलोगे सर आप 20 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट लो, तो पहला सवाल। सर आपके मन में आ गया माइनस क्यों नहीं लगाया? पहला सवाल तो यही है, माइनस। सर माइनस 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 छोड़ दिया क्या आपने? माइनस तो आप लगाए नहीं। अरे भैया माइनस इसने लगाया कि 20 में से 10 कर रहे थे। अगर 10 माइनस 20 करते हैं, सोचो थोड़ी सी, इसमें यही प्रॉब्लम है यार। डीबी इक्वल टू में लिखते हो माइनस में इंटू में डी आर। तो डीबी रियल में बी फाइनल माइनस में बी इनिशियल होता है, तभी तो बी फाइनल। तो ये इधर से जब जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ, तो फाइनल तो 10 वोल्ट हुआ ना। तो 10 वोल्ट माइनस में 20 वोल्ट लिखोगे तो गधे की तरह माइनस लगा देना, कौन सी बड़ी बात है। इसलिए गधा प्रॉब्लम है। इसलिए कौन सा प्रॉब्लम है? गधा प्रॉब्लम। तो गधे प्रॉब्लम्स को आप परेशान ना करें, गधे की तरह रहने देते हैं इसको। क्या 5 मीटर पर कूलम आ गया? एक गधा को लेकिन अकल आ गया। वो बोला कि सर आप ऐसे ना करो, आप ऐसे करो कि 20-10 और ये 20-10 और कितना है, यहाँ 0 लिखा था कि 5 लिखा था, तो 5 लिखा तो 0 लिख लेना, 10 का डिफरेंस में। सर आप ऐसे करो कि 20 में से 0 माइनस करो और लिख दो ई इंटू में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है। तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो वही आ गया, बोलो अरे गधा तो बहुत समझदार है रे, तो बहुत समझदार है, तुमको तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम। तो आप किसी तरीके से भी कीजिएगा तो आंसर वो आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, हटा दूं। ये था गधा सवाल। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल कर लेते हैं। तो सीनियर वाला गधा अब गधा नहीं रहा, अब तो कुछ और बन गया, तो उसको अब करते हैं सवाल अच्छा सा। ठीक है, इसको हटा दूं। तो एक सवाल करते हैं। एक सवाल बहुत अच्छा सा नीट का सवाल है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी सवाल नीट में आते हैं, विदाउट कैलकुलेशंस के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। अब कैलकुलेशन से सवाल आपको जे में मिलने वाले हैं, नीट में तो बिल्कुल थ्योरेटिकल टाइप का, या फिर 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशंस करो, मैथ लगाओ और आंसर पाओ। समझ में आया? तो आप वैसे सवाल को हम लोग देखेंगे, तो और कुछ कैलकुलेटिव सवाल को भी देखेंगे, तभी तो नीट का सवाल आपके बोर्ड पर आने वाले हैं। देखिए बोर्ड पे सवाल आ गया है, क्या लिखा हुआ? द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ रीजन दे दिया है, और सब में देखो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, सब में 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट है। 10, 20, 30, 40 सब में, यानी कि सब में कुछ है इस तरीके से कॉमन है। बोला है पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। नीट 2017 का सवाल है। तुम लोग बताओ, सोचो, तुम लोग बताओ किस में वर्क डन ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, 0 होगा, किस में? तो आंसर क्या होगा बोलो?
वर्क डन सब में क्या होने वाला है, सेम। कौन सा आंसर, फर्स्ट। क्यों सेम होने वाला है जो बताओ। कितना सवाल है ना यार, तुम लोग भी कर सकते हो यार, तुम में वो पावर है, यू कैन डू इट। अपने पावर को पहचानो। दिमाग जो है, इंसान की दिमाग माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक काम करती है। सोचो जितना इसको एक्सप्लोर कर सको। तुम ही लोग जैसा जैसा लोग कर रहे हैं, नीट जेई और अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं बेहतर, और तुम लोग हो ऐसे बैठे पड़े हो। भगवान ने सबको 24 आवर्स दे के रखा, सबको, दुनिया में सबको 24 आवर्स दिया है। मैंने भी समझा इस बात को, सबने समझ रखा है, तुम लोग सिर्फ नहीं समझे हो। करो इसको, यूटिलाइज करो, दिमाग को चलाओ। क्यों हुआ नेट वर्कडन जीरो, सॉरी सेम वर्कडन क्यों हुआ? क्योंकि इकी पोटेंशियल सरफेस किसी तरीके से हो, किसी तरीके का हो, इट डज नॉट मैटर। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जा रहे हो, तो इकी पोटेंशियल सरफेस कैसा मिला उससे कोई मतलब नहीं है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैटर करता है, क्योंकि वर्क डन निकालने में क्यू इंटू में जब डेल्टा बी लिखते हैं, तो क्या ये डेल्टा बी ये बतलाता है कि आपका भैया ये स्फेरिकल का है, ये सिलेंड्रिकल का है, ये ऐसे ऐसे का है? ये तो नहीं बोलता है। ये तो बोलता है कि भैया फाइनल कितना है, माइनस कितना है, फाइनल कितना और माइनस कितना है। और अगर आप देखोगे तो सारे सवाल में, सारे ऑप्शंस में इनिशियल 10 वोल्ट है और फाइनल 40 वोल्ट है, तो डिफरेंस सब में 30 का आ रहा है। डिफरेंस सब में कितना का आ रहा है, 30 का। डेट्स वाई वर्कडन जो है सब में इक्वल आ रहे हैं। डेट्स वाई सब में वर्कडन क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, क्या एक और सवाल करें? आर यू रेडी टू डू नेक्स्ट सवाल? ओके, इसको हटा देता हूं पहले। तो नेक्स्ट सवाल जो है वो किसका है? एससी वर्मा का बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एससी वर्मा का अगर किसी के पास बुक होगा तो वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पेज नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 62। देखो कितना अच्छा सा सवाल है। बोल रहा है सम इक्विपोटेंशियल सरफेस आर शोन इन फिगर, what you can say about the magnitude and direction of the electric field। दो देख रखा है उसने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मैं एक को सॉल्व कर दे रहा हूं, सेकंड आप खुद कर लेना। नहीं होता आप हमें मेल करना कि सर आपके लेक्चर्स में जो हमने वीडियो देखा, लेक्चर्स जो देखा उसमें आप बी पार्ट हमसे नहीं हो पा रहे, तो मैं उसको करके दे दूंगा। पहला सवाल मैं आपको सिखाता हूं कैसे करता है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, कुछ इस तरीके से दे दिया, सेंटीमीटर में कुछ दे दिए हैं, मैं वो बना लेता हूं। तो ये y सेंटीमीटर और ये जो है x में कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे दे दिया है पोटेंशियल। ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, हो सकता है 40 वोल्ट भी हो। समय एंगल कितना है, 30, समय एंगल है 30। बहुत अच्छा सवाल है यार। ये कोऑर्डिनेट इसका है 10, 20, 30, 40, अगर और आगे होता। और ये किस में है, सेंटीमीटर में। किसमें, सेंटीमीटर में। तो वो तो मीटर में बदलना तो आपको दाएं हाथ का खेल है। सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का मीटर में कितना हो जाएगा बताओ? नहीं आया ना, 0.10 मीटर। कोई बात नहीं। पहली बात कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। पहली बात क्या डिसाइड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस लाइन के परपेंडिकुलर में जाएगी, किधर से किधर जाएगी, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, कैसे डिसाइड करोगे? परपेंडिकुलर में जाएगी तो परपेंडिकुलर मैं पहले बना लेता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन बताओ, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, कैसे डिसाइड करोगे डायरेक्शंस के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो हायर पोटेंशियल की तरह नीचे में है, जा रहा है ऊपर में, जा रहा है क्या मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से ये हुआ। 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो यानी कि एक्स एक्सिस से तो 100% 120 डिग्री, डायरेक्शन तो पता लग गया। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से 120 डिग्री, कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो पता लगा लिया कि 120 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नीट्यूड पता लगाना है। तो जब मैग्नीट्यूड पता जब लगाओगे तो आपको दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी चाहिए।
वो यही वाला नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि 30 से 40 तो 10 हो गया, 20 से 30 तो 10 हो गया, 10 से 20 तो 10 हो गया, नहीं नहीं, ये दूरी नहीं, ये भी दूरी है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, लेकिन आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला ये वाला ये वाला ये। तो कैसे निकालोगे ये दूरी? देखो एक्स एक्सिस ये है और आपको दो लाइनें मैं दिखा दे रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके ऊपर की तरफ गई है, ये है 30, ये है 90, 120 डिग्री, ये 30, ये 90 डिग्री, तो टोटली 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये 10 है और ये 20 है, तो ये दूरी कितना हुआ? 10 ही हुआ ना, सब 10 हुआ, 10। तो ये दूरी जब निकालने जाओगे तो ये 10 cos 60 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 10 cos 60। क्या लिखना पड़ेगा? 10 cos 60। ये हो गया। तब जब लिखोगे मैग्नीट्यूड तो 20 माइनस में 10 इज इक्वल टू में ई इंटू में 10 cos 60, और इसको आप 0.10 मीटर बदल के अगर लिख दो तो और भी ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ से 20 में से 10 गया तो 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना? पॉइंट में 10, और cos 60 डिग्री कितना? तो 1/2 तो ये यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन में पॉइंट में 10 इज इक्वल टू में ई हो गया। यहाँ से जब काटोगे तो ये हो जाएगा कितना? ई इज इक्वल टू में 200 न्यूटन पर कूलम, और 120 डिग्री बनेगा कहाँ से? एक्स एक्सिस से 120 डिग्री, है कि नहीं? ये बहुत आसान सा है ना, 200 आ गया ना। देखो ना 20 अपॉन में 0.10 करो, डबल जीरो बैठा हो यहाँ पे, तो यहाँ से 1 0 कर 200 आ गया ना, 200 न्यूटन पर कूलम 120 डिग्री। अब किसी किसी की ये दिक्कत हुआ कि सर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हो, कभी बोले डॉट प्रोडक्ट है ये, तो इसमें थोड़ा मेरे को लफड़ा हो गया। आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा दो तो मैं अच्छे तरीके से भी समझा सकता हूँ इसको। देखो पहले इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। दूरी आपको ये वाला है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये 20 है, ये 10 वोल्ट है, देखते रहना 20 है 10 वोल्ट है। रेडियस वेक्टर तो यही बनने वाला है, रेडियस वेक्टर तो यही बनने वाला है, क्योंकि 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है। 20 वोल्ट से जब 10 वोल्ट की तरफ आएंगे तो रेडियस वेक्टर ये 30, ये 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 90 120 तो ये कितना हो गया? 60। कौन सा बड़ी बात है? इन दोनों के बीच में अब जब लिखोगे 20 माइनस में 10 इज इक्वल टू में ई डॉट में आर, तो ई इंटू में आर इंटू में कॉस 60 डिग्री, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो वही तो आ जाएगा 10 cos 60। तो समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में? तो ये थे आज के प्यारे से लेक्चर। इसमें से सेकंड वाला और है जो मैंने आपको नहीं करवाया, आप खुद से करने की कोशिश करो, बहुत ही प्यारा सवाल है। और इसके साथ ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चीजों को नई नई तरीके से जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो जानेंगे, है कि नहीं? तो आप तब तक के लिए आपको, अगर आप डीपीपी को कीजिए और कुछ डाउट आते हैं तो आप हमारे मेल आईडी, बहुत अच्छा सा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लग गया होगा, rcp/ckser@gmail.com पे अपना मेल कीजिए। और हमारे चैनल को आप सर्च करना चाहते हैं आप लिखिए RCP फिजिक्स, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। RCP फिजिक्स अगर लिखेंगे तो आपको हमारा चैनल विजिबल होगा, दिखाई देने लग जाएगा, और आप वहां से हमारे ब्यूटीफुल लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, लास्ट वाले वीडियो को, लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1 या फिर लास्ट चैप्टर को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो सब सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। आपको इसका हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा, आपको डीपीपी भी मिल जाएंगे बोर्ड के, और आपको नीट जेई के। आप अच्छे से ईमानदारी से कीजिए, कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, 24x7 हमारा हेल्पलाइन खुला हुआ है आपके लिए, आप हमें मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।